हेलो एंड वेलकम टू द IAS एकेडमी। आज है तारीख 13 अप्रैल और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर है। 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनके प्रति ट्राइब्यूट व्यक्त किया क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारी सोसाइटी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में ज्योतिबा फुले को लेकर कई सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं। अगर उनकी आइडियोलॉजी देखें तो वो लिबर्टी में यकीन रखते थे। लिबर्टी मतलब सबको राइट्स होने चाहिए, सबको फ्रीडम होना चाहिए। फिर इगलिटेरियनिज्म है, मतलब हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी होना चाहिए सब। और सोशलिज्म और मतलब सरकार को वेलफेयर स्कीम चलाकर लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो ये तीन आइडियोलॉजी में वो बिलीव रखते थे और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थॉमस पेन की बुक द राइट्स ऑफ मैन में। इसमें बेसिकली एजुकेशन पर फोकस किया गया था कि अगर आप किसी सोसाइटी में महिलाओं के प्रति या लोअर कास्ट के लोगों को आप डेवलप करना चाहते हो, अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो उसका एकमात्र रास्ता एजुकेशन ही है। अगर इनकी पब्लिकेशन की बात करें, बुक्स की बात करें, तो इनकी तृतीय रत्न, पोवाड़ा, गुलामगिरी, क्षत्रियाचा असूद, ये इनकी मेजर बुक्स हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब यूपीएससी ने इनके एसोसिएशन के बारे में पूछा था। मतलब ये जो सत्यशोधक समाज है 1873 में जो बना था, वो इसके फाउंडर थे। इसका मेन ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करना। तो ये सत्यशोधक समाज इसी दिशा में काम करती थी। उसके बाद ये पुणे म्यूनसिपालिटी में कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने सर्व किया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको महात्मा का टैग किसने दिया। इनको एक सोशल एक्टिविस्ट विठलराव कृष्णाजी वांडेकर जी ने ये महात्मा का टैग ज्योतिबा फुले को दिया था इन 1888। अब एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। एक तो जेंडर इक्वलिटी बिलीव रखते थे। इन्होंने पहली स्कूल खोली थी गर्ल्स के लिए पुणे में। इन्होंने यंग विडोज के लिए आश्रम भी खुलवाए और इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए काफ़ी स्टेप लिए और मूवमेंट चलाया था। इनका ऐसा मानना था कि अगर हमें सोशल एविल से लड़ना है, जैसे कि वुमेंस का इनलाइटनमेंट, मेंबर ऑफ लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट, तो एजुकेशन ही वो रास्ता है। इसलिए उन्होंने पहली इंडिजिनस स्कूल खोली थी गर्ल्स के लिए पुणे में, जहाँ पर ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले एज ए टीचर वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। इन्होंने कई सारी स्कूलें खोली। हालांकि 1857 रिवोल्ट के बाद में वो स्कूलें बंद हो गई थी, बट इससे फिर भी समाज में एक पॉजिटिव चेंज आया। यंग विडोज के लिए इन्होंने आश्रम खोले थे। उसके बाद इन्होंने विडोज मैरिज के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। तो इनके सारे कंट्रीब्यूशन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। यूपीएससी इन पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आगे भी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ बेलफास्ट या फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो बेलफास्ट को विजिट करने वाले हैं, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है। अब ये बेलफास्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नाम पर ये बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ था 1998 में। तो इसी के 25th एनिवर्सरी आने वाली है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है या बेलफास्ट एग्रीमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैप पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल होता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीन जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा होते हैं। और जब हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं तब इन तीन आइलैंड के साथ में एक नॉर्दर्न आइलैंड भी जोड़ दिया जाता है, तब इसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, यूके। और एक ब्रिटिश आइल्स होता है। ब्रिटिश आइल्स में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड के साथ में जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उसे भी जोड़ा जाता है। बट बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक कंट्री है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। अब हुआ क्या था कि 1921 में नॉर्दर्न आयरलैंड बनाया गया था, ठीक है। और 1922 में जो रेस्ट ऑफ आयरलैंड था, जो आप देख पा रहे हो मैप में, ये ब्रिटेन से अलग हो गया। इसकी राजधानी बनी डबलिन। बट इसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वो दो ग्रुप में बढ़ गए, एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप था, एक कैथोलिक ग्रुप था। तो जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था ये यूके के साथ रहना चाहता था और ये जो कैथोलिक ग्रुप था ये आयरलैंड के साथ में जाना चाहता था। तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, क्लैश हुआ। इसी पीरियड को द ट्रबल्स बोला जाता था क्योंकि 30 साल तक यहाँ पे वायलेंस देखा गया और 3,500 लोगों की जान गई इस पूरे वायलेंस में। इसलिए इस पूरे वायलेंस के इरा को द ट्रबल्स नाम से जाना जाता है। तो यूपीएससी आपसे ट्रबल्स पे पूछ सकती है, द ट्रबल्स इंसिडेंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड में दो ग्रुप्स के बीच में जो वायलेंस चल रहा था 30 सालों तक, उसे द ट्रबल्स फेस बोला जाता है। उसके बाद में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन होता है 30 साल बाद, अप्रैल 10, 1998 को। इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड होगा वो यूके का ही पार्ट होगा, बट ये आयरलैंड को ज्वाइन कर सकता है अगर एक रेफरेंडम में मेजोरिटी ऑफ वोटर्स इसका सहमति दे। तो जब रेफरेंडम हुआ तो रेफरेंडम में यूके के साथ में रहने के लिए लोगों ने अपनी हामी भर दी थी, मेजोरिटी ने। तब से नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम के रूप में। अब एक और एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये विंडसर फ्रेमवर्क क्या है। तो ब्रिटेन जब से यूए से अलग हुआ तो यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में एक विंडसर फ्रेमवर्क साइन हुआ, जिसमें जो ट्रेड होगा नॉर्दर्न आयरलैंड और रेस्ट ऑफ द यूके के बीच में वो कैसे होगा, इस बात की डिटेल्स इस फ्रेमवर्क में डिस्कस की गई थी। तो ये बेसिक फैक्ट आपको नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर पता होना चाहिए क्योंकि अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड में जो ग्रुप्स होते हैं वो ईयू में रहना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटेन ईयू से बाहर आ गया है।
तो कुछ आज़ादी चाहते हैं वहाँ से और कुछ आयरलैंड के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, बट फिलहाल के लिए ये यूके का पार्ट है। इतना हमें भी बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क को लेकर है। अब ये जो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है ये किसने अनाउंस किया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इसे अनाउंस किया है ताकि हमारे देश में एक ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को सेटअप किया जाए। इसमें जो कस्टमर्स होंगे बैंक्स के, वो अपना जो डिपॉजिट होगा वो ऐसे ग्रीन डिपॉजिट बैंक्स में जमा कर पाएंगे। अब ये ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है? ये एक इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट होता है। जो आप पैसे आप बैंक से दोगे उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो डिपॉजिट आप रखोगे बैंक्स और एनबीएफसी में, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ यूज जो होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेक्टर्स में किया जाएगा। बैंक आपसे पैसे लेकर लोन देती है तो वो लोन सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में दिया जाएगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। अब यहाँ पर आरबीआई ने एलिजिबिलिटी दी है कि कौन कौन से बैंक्स ये ग्रीन डिपॉजिट ले सकते हैं। तो इसमें हमारे देश के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, बट इसमें आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, एलएबीस, लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक्स इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको ये क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा कि आरआरबी, एलएबी और पेमेंट बैंक्स को इस पर शामिल नहीं किया गया है। बाकी और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई और एचएफसी हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज भी इसमें शामिल है। डिपॉजिट सिर्फ इंडियन रुपीज़ में लिया जाएगा। अब इसमें किस किस सेक्टर्स में लोन दिया जा सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन बिल्डिंग। तो सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेक्टर्स हैं। यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन भी बताए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें आप नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर पावर में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इंसिनरेशन में भी नहीं कर सकते हो। लैंडफिल प्रोजेक्ट्स में भी नहीं कर सकते हो। और जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स जो 25 मेगावाट से बड़े हैं उन पर भी ये इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क में। अब इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेगी कि जो पैसा दिया गया है किसी सेक्टर को क्या वो सही है या नहीं है। तो ये ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क आरबीआई का इनिशिएटिव है, तो यूपीएससी इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कोपरनिकस प्रोग्राम को लेकर है। अब ये जो कोपरनिकस प्रोग्राम है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोग्राम है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोपरनिकस प्रोग्राम की जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है उसने ये बताया है कि जो मार्च था इस साल का वो वर्ल्ड का अभी तक का सेकंड जॉइंट वार्मेस्ट मार्च है, और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। अब यहाँ पर यूपीएससी आपसे कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में पूछ सकती है। वैसे कोपरनिकस एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो हमारा अर्थ है वो सूर्य के चक्कर काटता है, ना कि सूर्य हमारा अर्थ के चक्कर काटता है। अब यहाँ पर आपसे कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो कोपरनिकस प्रोग्राम है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। तो इसमें कुछ सैटेलाइट के जरिए अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के लैंड, अर्थ का मरीन इकोसिस्टम। तो इससे अर्थ की निगरानी की जाती है और एक एक्यूरेट, टाइमली और इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अर्थ को लेकर, ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को, और सिविल सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकें। अब ये लॉन्च किसने किया था कोपरनिकस प्रोग्राम? तो ये यूरोपियन कमीशन साथ में मिलकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो बेसिकली जो यूरोपियन लोग थे उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें 6 कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लैंड मैनेजमेंट के लिए, मरीन इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। ये जो कोपरनिकस प्रोग्राम है ये सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए जिसे सेंटिनल फैमिलीज बोला जाता है, और 2030 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस सेंटिनल फैमिलीज में 20 मोर सैटेलाइट्स ऐड करेगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 2018 में इसरो ने भी कोपरनिकस प्रोग्राम में पार्टनरशिप करी थी, जिसमें कोपरनिकस प्रोग्राम का डाटा जो है वो इसरो के साथ में शेयर होना है। तो ये फैक्ट आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स से पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो CPI में अगर आप फूड का वेटेज देखोगे तो कितना है 39.6, और वहीं WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है वो 24.4% है। जो WPI है उसमें जो ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए दिया गया है। 64.2% जो वेटेज है WPI में वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए है। फ्यूल एंड पावर के लिए 13.51% और प्राइमरी आर्टिकल के लिए 22.62%। और वहीं CPI में फूड एंड बेवरेजेस पे 45% का वेटेज है, हाउसिंग के लिए 10%, फ्यूल एंड लाइट्स के लिए 6%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर के लिए 6%, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स के लिए 2.3% एंड मिसलेनियस 28%। तो ये वेटेज कभी आगे भी यूपीएससी पूछे तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट है द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज। तो ये करेक्ट है
क्योंकि जो WPI है वो सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये सर्विस को भी कैलकुलेट करता है। क्योंकि जो WPI है वो आइटम्स की जो प्रोडक्शन वैल्यूज होती है उसको ट्रैक करता है, और जो CPI होता है वो कंज्यूमर एंड से उसकी प्राइस ट्रैक करता है कि उस कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर फूड की या उस सर्विस की कितनी प्राइस देनी पड़ी। तो ये रिटेल लेवल पे है, ये होलसेल लेवल पे है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। ये स्टेटमेंट गलत है। 2014 में जब रघुराम राजन RBI के गवर्नर थे तब उन्होंने CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को, इन्फ्लेशन के लिए की मेजर डिक्लेयर कर दिया था। इसी के बेसिस पे आज अब हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती है, क्योंकि जो CPI है वो कंज्यूमर को ज़्यादा अफेक्ट करती है। और अधिकतर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में जो CPI होता है उसे ही इन्फ्लेशन के की मेजर के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यही जो CPI होता है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। क्योंकि WPI में जो वेटेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है, बट CPI जो होता है वो फूड्स पे, ऑयल पे, जो प्राइमरी आर्टिकल्स होता है उनमें ज़्यादा फोकस करता है, तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इंटरेस्ट रेट चेंज होती है। जब CPI इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ रहता है तो उसको काउंटर करने के लिए RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है ताकि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। RBI का टारगेट है 4% का, कि 4% तक हमें हमारी इन्फ्लेशन रेट रखनी होगी CPI की। इसको 2% ऊपर या 2% ज़्यादा हो सकता है, 2% कम या 2% ज़्यादा हो सकता है, तो 2 से 6 के बीच में इसे रखना होता है। बट पिछले कुछ समय से जो CPI है वो लगातार बढ़ा हुआ है, इस वजह से जो RBI है लगातार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वर्ल्ड वाइड फिनोमेना के रूप में सारे देशों में ये देखने को मिल रहा है, और अमेरिकन बैंक और यूरोपियन बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही है ताकि इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A 1 and 2 ओनली, क्योंकि लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।